तो हमने जो वो लास्ट टाइम देखा था, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 2 को हमने कवर अप किया था। और चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारे पास जो टॉपिक थे, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक मॉडल थी। एक चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है कि हमारे पास देखें, अगर इसको समझाया जाए ना, इसके पीछे इसको मैं कोशिश करूँगा मैं एक स्टोरी की फॉर्म में मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में वो बता सकूँ। हमारे पास 18वीं सदी, 19वीं सदी या 18 और 19 सेंचुरी के वो दौरान हमारे पास जब डिस्कवरीज हुई हैं, एक हमारे पास समझ लें कि एक पूरा एक सीन बना है। तो उस सीन के अंदर क्या वो हमारे पास बहुत से एलिमेंट्स डिस्कवर हुए। मिसाल के तौर पे एक हमारे पास कोई भी एक नई टेक्निक आती है तो हमारे पास वो दुनिया भर में लोग उसको यूज़ करते हैं। पुराने दौर के अंदर हमारे पास साइंटिफिक सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट होता था। साइंटिफिक सोसाइटी किस सेंस में, मिसाल के तौर पे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के जो हमारे जो साइंसदान होते थे वो अपने हिसाब से काम करेंगे उस फील्ड पे। आप एक एग्जाम्पल लें कोरोना की। कोरोना के अंदर हमारे पास कोरोना के जब केसेस आए तो हमारे पास पूरी दुनिया ने मिलकर उसके ऊपर काम किया। जब हमारे पास कभी भी पैंडेमिक सिचुएशन होती है तो हमारे पास पूरी दुनिया के लोग मिलकर उसके अंदर एफर्ट डालते हैं वो, ताकि हमारे पास वो जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ही वो बना सकें। सेम इसी चीज़ को लेके चलते हैं कि हमारे पास जब बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो हमारे पास वो मटेरियल तो हमारे पास आ गया था। अब उस मटेरियल को अरेंज करना, उसको क्लासिफाई करना हमारे लिए एक परेशानी वो बन गई थी। तो उसके ऊपर डिफरेंट साइंटिफिक सोसाइटीज़ ने या साइंटिफिक स्कूल ने मिलकर ये वो बात बैठे, वहाँ के साइंसदान बैठे और उन्होंने बहुत सी हमारे पास हाइपोथेसिस दी हैं कि हम किस तरीके से हम इस काम को हम कर सकते हैं। तो हमारे पास एक जो सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पास चीज़ों को क्लासिफाई करना था। अब एक चीज़ है कि आपके जहन में ये सवाल होता है, यार आखिर ऐसी क्या चीज़ है कि क्लासिफिकेशन की आखिर मेरे पास ज़रूरत ही क्यों है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ यार ये क्लासिफिकेशन का पर्पस क्या है। क्लासिफिकेशन कहते किसे? क्लासिफिकेशन कहते हैं मेरे पास बहुत सी चीज़ें। मेरे पास मिसाल के तौर पे आप एक स्कूल की एग्जाम्पल लेते हैं, जनरल से एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्कूल के अंदर बहुत से बच्चे, आप उनको डिफरेंट क्लासेस के अंदर आप ये वो डिवाइड करते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 सो ऑन, इस तरीके से। अब आप जब स्कूल के अंदर जब वो बच्चों को आप वो डिवाइड करते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो आप ये वो जानते हैं जो क्लास 1 का वो बच्चा है उसकी ये कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो एडिशन या वो मैथ्स को वो समझ सकते हैं। क्लास 1 के बच्चे की जो IQ लेवल है, जो पढ़ने का अंदाज़ है, जो उसकी ज़हानत है, वो इस क्राइटेरिया पे उतरती है। आपने कहा यार क्लास 2 का बच्चा है वो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, क्लास 6 का बच्चा है वो ये काम कर सकता है। क्लासिफिकेशन में आपने बहुत से एक बड़े मजमे को, बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को सिंपल टर्म के अंदर आप उसको डिफ़ाइन कर देते हैं। आप इसकी एक और चीज़ लेते हैं, आप क्लासिफाई कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप घरों में अगर आप बात करें, आपके पास कोई खाने की चीज़ है, उसकी भी हमारे पास ग्रेडिंग होती है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप क्लासिफिकेशन आप कहाँ पे करते हैं, आपके पास बहुत से बुक स्टोर होते हैं, वो उधर आपके पास वो बुक्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लास 1 की बुक्स के अंदर आपका ये किताबें। क्लासिफिकेशन का एक और फ़ायदा क्या, आपने क्लास 1 के क्लास 1 के जो वो बच्चे हैं उसमें से अगर आप एक बच्चे का कोर्स अगर आप लेते हैं तो पूरी क्लास के अंदर वही कोर्स आपके वो पढ़ाए जाते हैं। जो एक बच्चा कोर्स पढ़ता है वही सारे बच्चे कोर्स पढ़ते हैं। और आपको थोड़ा सा उनकी मेंटेलिटी का आइडिया होता है, यार क्लास 1 के जो बच्चे हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको उनकी नेचर्स के बारे में समझ आ जाता है, उनके बिहेवियर के बारे में समझ आ जाता है, या उसकी इंटेलेक्चुअल जो हमारे पास जो कहते हैं कि यार उसकी जो IQ लेवल्स हैं उसको आप समझ सकते हैं। एलिमेंट्स के अंदर क्लासिफिकेशन, क्योंकि आपके पास बहुत से एलिमेंट्स वो डिस्कवर हो गए। आपके पास मिसाल के तौर पे शुरू के अंदर हमारे पास अगर मैं बात करूं 18 और 19 सेंचुरी के अंदर आपके पास तकरीबन 66 एलिमेंट डिस्कवर हो गए। अब उस 66 एलिमेंट को आपने वो डिस्कवर कर लिया। अब उनको हमने क्लासिफाई कैसे करना था, उसको अरेंज कैसे करना था। उसके अंदर बहुत से एलिमेंट हैं जो हो सकता है जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो। तो हम ये जानते हैं कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है तो मैं अगर उनको एक साथ करता हूँ, मिसाल के तौर पे मेरे पास तीन एलिमेंट हो गए A, B, C,
और इन तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा यार आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 66 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए। अब आपके पास क्या हुआ कि आपने कहा यार जो ABC है इसका हमारे पास जो टेक्सचर है, टेक्सचर कहते हैं जो इसकी जो फिज़िकल फॉर्म है वो सॉलिड है। फॉर एग्जांपल इसकी भी सॉलिड है, इसकी भी सॉलिड है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी तकरीबन आपके पास समझ लें 100 है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 102 है और इसका 98 है। फॉर एग्जांपल ये 3 एलिमेंट हैं उसमें। अब आपने देखा यार ये ABC एक दूसरे के समहाउ सिमिलर हैं। अब क्यों ना इनको हम क्लासीफाई कर लें एक साथ, तो जो हमारे पास जो A की प्रॉपर्टीज़ हैं वही प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे कि B में होंगी, वही प्रॉपर्टीज़ हमारे पास C में होंगी। तो ये क्लासिफिकेशन की एक बैकग्राउंड है कि यार हमारे पास, हमने सोचा यार इतने ज़्यादा एलिमेंट हैं हम उसके अंदर क्लासेस बना देते हैं। तो ये हमारे पास है क्लासिफिकेशन। इसके ऊपर सबसे पहले हमारे पास काम किया डुवर्नियन ने। उन्होंने कैसा काम किया, उन्होंने कहा यार आप तीन एलिमेंट लो। उन्होंने कहा आप एक एलिमेंट लो A और एक एलिमेंट लो C। इनका जो एटॉमिक नंबर है या एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ले लो, एटॉमिक नंबर ले लो, उसको जब आप प्लस करोगे, मिसाल के तौर पे इसका एटॉमिक मास 10 है, इसका एटॉमिक मास 60 है, इन दोनों को आप प्लस करो 60, उसको डिवाइड करो 2 से 35। तो आपके पास जो इस प्रॉपर्टीज़ जो 10 और 60 की प्रॉपर्टीज़ का जो एलिमेंट होगा, इसका सिमिलर प्रॉपर्टीज़ का जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास 35 आएगा। उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि यार अगर आप दो एलिमेंट लेते हो और उनका मीन निकालते हो, 2 एलिमेंट लिए उनका आप जब मीन निकालते हो तो आप कहते हो जो मीन का जो आंसर आता है, अगर ये आंसर किसी और एटम का एटॉमिक मास है तो वो जो एटम है उसकी प्रॉपर्टीज़ A और C के बराबर होंगी। या इसको हम ऐसा करते हैं कि उन्होंने कहा कि आप 3 एलिमेंट लो और अगर वो 3 एलिमेंट आपने लिए 1, 2 और 3, सही है, आपने 1 में ले लिया A, 2 में लिया B, C में लिया, 3 में लिया C। अगर आप A और B का जब आप मीन निकालोगे, मीन कहते हैं एवरेज निकालोगे, आप क्या करोगे, जो A का एटॉमिक मास है आपने फॉर एग्जांपल 17 है, प्लस करोगे उसके अंदर C का एटॉमिक मास फॉर एग्जांपल 62 है, उसको जब डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये हो जाएगा 75, 79 डिवाइड बाय 2 समहाउ 39.5 आएगा। तो ये जो एटॉमिक मास है ये B का एटॉमिक मास होगा। और अगर किसी का एटॉमिक मास हमारे पास उसका मीन आता है तो ये हमारे पास डुवर्नियर लॉ ऑफ ट्रेड के अंदर आता है कि ट्रेड कहते हैं 3 को, ये हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज़ A और C के बराबर होंगी। एक इनकी हाइपोथेसिस थी कि इन्होंने अब इसकी लिमिटेशन क्या थी कि हमारे पास जब टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर हुए तो जब हमने इनका लॉ लगाया तो ये वैलिड नहीं हुआ। सो ये तो फेल कर गया कि आपके पास तीन एलिमेंट को आपने एक साथ अरेंज किया बट वो आपके पास काम नहीं किया। फिर आपके पास आ गया ऑक्टेव लॉ, जिसको हम कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ। वो क्या कहते हैं, वो उन्होंने कहा कि आप एटम्स को अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर। आपने एटॉमिक नंबर के ऊपर ना एटम्स को अरेंज किया। मिसाल के तौर पे जो पहला एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इस तरीके से आप पूरे तमाम एलिमेंट्स और एटम्स को अरेंज करो। उन्होंने कहा हर 8वां एटम जो है, मतलब 1 के बाद अगर आप 8 एटम गुजारते हो, मतलब 1 का 2, 3, तो अगर मैं कहता हूँ हर पहले एटम के बाद अगर आप 8 एटम का गैप देते हो तो जो 8वां एटम है पहले एटम के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट वाले से मैच करेंगी। ये बात काफ़ी हद तक लोगों को समझ आई। हमारे पास हमने वो देखा कि यार हमारे पास अगर हर 8वें एटम बाद प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। मिसाल के तौर पे ये केस में अगर आप लेते हो लिथियम लेते हो और यहाँ सोडियम, तो आपने देखा कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज़ रिपीट हुई हैं। ये शुरू के एलिमेंट्स में तो ये काम किया था,
लेकिन जब हमारे पास मज़ीद एलिमेंट वो डिस्कवर हुए तो ये भी हमारे पास फेल हो गया। ऑक्टेव लॉ हमारे पास डुबनियर लॉ ऑफ ट्रेड से ज़्यादा एक्सेप्टेबल था। फिर हमारे पास क्या हुआ, ये भी काम नहीं किया। फिर हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट आया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया है। इसके अंदर इन्होंने कहा यार आप ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर, यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद के बेसिस पे आप इनको अरेंज करो। मिसाल के तौर पे आपने देखा है यार, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से आपने देखा आपके पास अरेंज हुए एटम। कार्बन के बाद नाइट्रोजन में आपके पास 5 हैं, ऑक्सीजन में 6 हैं, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से आपने इसको, या फ्लोरीन में 7 हैं, और इस तरीके से आपने इसको अरेंज किया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट हमारे पास स्टिल वैलिड है, जो कि हमारे पास जो मॉडर्न एटॉमिक या पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर हमारे पास ये काम किया। मॉडर्न को जो हमारे पास जो बैकग्राउंड में हेल्प किया ना, वो मेंडलीफ ने हेल्प किया। मेंडलीफ ने क्या किया, उन्होंने भी यही काम की, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस का मिक्सचर बनाए, और मेंडलीफ ने हमारे पास थोड़ा सा पीरियड्स का कॉन्सेप्ट दे दिया। पीरियड्स के सेंस में उन्होंने कहा यार हम इसकी क्लासेस बना देते हैं। मिसाल तब उन्होंने इस तरीके से क्लासें, उन्होंने कहा यार ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, और ये फोर्थ पीरियड है। ये जो पीरियड्स है ये इन्होंने शेल्स के बेसिस पे दिए। यार हमारे पास डिफरेंट शेल्स होते हैं एटम पे, एटम के अंदर बहुत से शेल होते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल। तो इन्होंने हमारे पास शेल्स की बेसिस पे डिफरेंट पीरियड्स बना दिए। फिर पीरियड्स के अंदर हमारे पास ग्रुप की क्लासिफिकेशन भी आई। तो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल जो भी हमारे पास यूज़ होता है आजकल हमारे पास, उसके पीछे हमारे पास डुबर्नियर का काम है, न्यूलैंड का काम है, मेंडलीफ का काम है, और इस तरह बहुत से साइंटिस्ट हैं जिनका हमारे पास काम है। लेकिन ये टाइम के साथ साथ हमारे पास ये रिफाइंड फॉर्म में आ गई है। तो ये स्टोरी जो है ये हमारे पास एक सिनेरियो क्रिएट किया यार, हमारे पास बहुत से एलिमेंट्स हैं, इसकी अरेंजमेंट में हमारे पास कितनी चीज़ें हमारे को फेस करना पड़ी। अब मैं बुक के रेफरेंस से मैं ये बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाइटल पे। चैप्टर नंबर 3 का जो टाइटल है उसमें अंदर है पीरियोडिक टेबल एंड द पीरियोडिसिटी। देखो, एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़। देखो पीरियोडिक टेबल क्या है, पीरियोडिक टेबल अगर मैं बात करूँ, पीरियोडिक टेबल हमारे पास एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ मैं कह सकता हूँ, या ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मैं किसी कहते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल जस्ट एक अरेंजमेंट है या जस्ट एक क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स की। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या, देखो पीरियोडिसिटी किसे कहते हैं। पीरियोडिक का मतलब है किसी भी चीज़ का रिपीट होना। पीरियोडिसिटी का मतलब है किसी भी चीज़ का रिपीट होना। हमारे पास बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। तो किसी भी एटम्स की प्रॉपर्टी जो सेकंड एटम्स के साथ जो वो मैच करे या सिमिलर हो, उसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब है कि ये जो इसकी जो खूबी है, मिसाल के तौर पे क्लास 1 का बच्चा है वो वो लिखाई करता है, क्लास 2 का बच्चा है वो भी अच्छी लिखाई करता है। तो ये जो दोनों की जो सिमिलरिटी है ये पीरियोडिसिटी है एलिमेंट्स की ज़बान में। पीरियोडिसिटी हमारे पास ट्रेंड्स को बताता है, यानी किस ट्रेंड से इनकी प्रॉपर्टीज रिपीट्स होती हैं, ऐसा क्या रीज़न है जो इनकी लिखाई अच्छी है। वो लोग कहते हैं यार, जैसे हमारे पास एक ऐड आता है यार, वो डॉलर का पेन यूज़ करते हैं इसलिए लिखाई अच्छी होती है। एलिमेंट्स में क्या है यार, उनका जो शेल है ना उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है उनके आखिरी शेल में। तो हो सकता है सिनेरियो क्या हो सकता है कि किसी एटम के के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, किसी एटम के एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, किसी एटम के एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो। तो वो एलिमेंट जिनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है उनकी हमारे पास प्रॉपर्टी सेम क्यों आती है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं और अच्छा उनके एटम में ना 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो हमारे पास आयोनिक बॉन्डिंग करते हैं। तो जो कंपाउंड आयोनिक बॉन्डिंग करते हैं हमारे पास सॉल्ट अच्छा बनाते हैं। अरे ये एक हमारे पास सिमिलरिटी है। तो एक ट्रेंड हमारे पास बता रहा होता।
हमारे पास इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं SLOs या आउटकम्स जो होते हैं हमारे पास पीरियोडिक लॉ को हम देखेंगे, पीरियड्स और ग्रुप्स को देखेंगे जो मेंडलीफ ने बात की, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे, हम डिफरेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स को बताएंगे। अच्छा, जो SPD और F ब्लॉक है ये हमने थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसकी थोड़ी सी हमने आइडिया लिया था यार, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हो सकता है कि जिनके S शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, S शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, किसी के P के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। ये हमारे पास डिफरेंट P ब्लॉक के एलिमेंट। D के अंदर हमारे पास 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो कंपाउंड देखेंगे जिसके D के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो, फिर 2 हो, फिर 3 हो, फिर 4 हो। फिर F में क्या होता है, हमारे पास 1 से लेकर 1 to 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 4 14। तो हम देखेंगे जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो और अप टू 14, हमारे पास उनके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। पीरियोडिक टेबल की शेप का देखेंगे, हमारे पास डिफरेंट अलाइनमेंट्स हैं, हमारे पास जो फैमिलीज हैं उनका क्या रोल है। फैमिलीज इन द सेंस कि हमारे क्लासिफिकेशन है एलिमेंट की, या इसको आप कह लो डिफरेंट डिवीजन है, एक्टिनाइड फैमिली, लैंथेनाइड फैमिली, या जो रेडियो एक्टिव ग्रुप्स की हैं। सिमिलैरिटीज, ग्रुप का ट्रेंड क्या है, कौन से एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, कौन से हैं जिनकी डिसिमिलर होती है, सेम होने की रीज़न क्या है। बस डिफरेंट हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट होता है, हमारे पास एटॉमिक रेडियाई होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, बहुत से ट्रेंड हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के इससे पहले आपके पास थोड़ा सा क्या है कि आपको एक कॉन्सेप्ट हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, एटम का, वो आपके पास है। अब हम ये बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखें, हमारे पास जब बहुत ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर हुए तो हमारे पास जो एक इशू आया कि हमें पास उनको अरेंज कैसे करें। ये बात मैंने कहानी में बताई। सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, डुबर्नियन ने कहा यार आप एटम को अरेंज करो एटॉमिक मासेस की बेसिस पे। सही है, एटॉमिक मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सम होता है वो एटॉमिक मास होता है। ये हम डिटेल में। डुबर्नियन ने आपसे क्या बात की, उन्होंने कहा कि यार आप 3 एटम सेलेक्ट करो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगर आप लिथियम का जो एटॉमिक मास है जो 7 है और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है, जब आप इन दोनों का मीन लोगे, एवरेज लोगे, तो जो आपके पास जो एवरेज आएगा वो सेकेंड एलिमेंट या मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। अगर ये मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास है तो इन सब की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। ये कहलाया डुबर्नियन लॉ ऑफ ट्रेड। ये हमारे पास 18, 19, 20 एलिमेंट तक तो ये सही रहा, लेकिन इसकी लिमिटेशन थी कि जब हमारे पास ये एलिमेंट बढ़े लेकिन तो ये हमारे पास ये फेल करेगा। सही है, डुबर्नियन ने कहा डुबर्नियन के काम को मैं बताता हूँ दोबारा। और उन्होंने कहा आपने यार देखो एटम्स को ना, देखो ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रेड, अगर यहाँ पर है ट्रेड, TRIADS, ट्रेड्स कहते हैं 3 के सेट को। उन्होंने कहा डुबर्नियन का काम देखो, उन्होंने कहा आप एटम को सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये मैंने साइज की वजह से, उन्होंने कहा आप 3 के सेट में अरेंज करो। आपने अरेंज किया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। शर्त क्या है, जो फर्स्ट का एटॉमिक मास है और जो लास्ट का एटॉमिक मास है वो उसका जब हम एवरेज निकालें 7 + 39, इसको मैं डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो ये हो गया 7 + 39 46 डिवाइड बाय 2 23। तो उसका जो एवरेज है वो मिडल एटम का एटॉमिक मास है। अगर ये ऐसा होता है तो ये तीनों हमारे पास सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो इन्होंने उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के एटॉमिक मासेस के निकाले एवरेज और उनको ट्रेड्स की फॉर्म में या ट्रिपलेट कहते हैं, 3 की सीक्वेंस में अरेंज किया। तो इससे हमारे को आइडिया मिला। फिर हमने देखा यार जो लिथियम की प्रॉपर्टीज है वही पोटेशियम और सोडियम की भी। बाद में हम ये इसको कंपेयर भी करेंगे कि ऐसा क्यों है। मैं आपको इसकी हिंट भी दे देता हूँ। हिंट क्या है कि डुबर्नियन का काम से इनका जो वैलेंस शेल है ना उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आता है, इसलिए ये ग्रुप 1A के अंदर आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। डुबर्नियन के इस काम की वजह से हमें थोड़ा सा आइडिया मिला। नेक्स्ट में जाते हैं, न्यूलैंड्स लॉ है। न्यूलैंड्स लॉ ने कहा कि आप एटम को
अरेंज करो, मिसाल के तौर पे न्यूलैंड्स पुट्स द फॉरवर्ड द लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव कहते हैं 8 को, ऑक्टेव कहते हैं 8 को। ऑक्टेट रूल अलग है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि आपके वैलेंस शेल में एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऑक्टेव और ऑक्टेट अलग है, ठीक है। ऑक्टेट रूल की मैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मैं ये वो बात करूँगा चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में। मैं ऑक्टेव की बात करूँ। न्यूलैंड्स ने कहा यार आप एटम को 8 एटम की वो बनाओ सीक्वेंस, आपने ये बनाई लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। उन्होंने कहा एटॉमिक मासेस की बेसिस पे उन्होंने एटम अरेंज कर दिए। मिसाल के तौर पे ये उन्होंने कर दिया लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद हमारे पास हैलोजन गैसेस आती हैं, तो यहाँ पर वो हमारे पास हैलोजन गैसेस आ गई। फ्लोरीन के बाद हीलियम के बाद हमारे पास हीलियम, नियॉन, इस तरीके से हमारे पास। और फिर हमारे पास ये चलो ये हमारे पास टाइम गैस नहीं निकली, नोबल गैसेस। फ्लोरीन के बाद आपके पास सोडियम आ गया। अब इन्होंने कहा कि हर पहले एटम के बाद जो 8वां एटम है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हर पहले के बाद जो 8वां एटम है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवन्थ हो गया, 8 हो गया। हर पहले के बाद जो 8वां एटम आता है इसकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के सिमिलर होती हैं। ये बात हमारे पास देखो, हमारे पास लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज़ पे डुबंडी ने भी काम किया कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम है। जब भी हमारे पास एटॉमिक मासेस के ऊपर, एटॉमिक मासेस जो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जब हमारे पास न्यूलैंड्स साहब ने एटॉमिक मासेस के ऊपर हमारे पास एलिमेंट्स को अरेंज किया, उन्होंने देखा कि हर पहले एटम के बाद जो 8वां एटम आता है उसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सेम होती हैं, तो इससे हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स बने। इस केस में ये हो गया। अब देखो, अब अगर मैं लेता हूँ बेरिलियम लेता हूँ, बेरिलियम एक एलिमेंट है, इसका देखो 94 नहीं 9.4 है, बुक के अंदर गलती हो गई, ये 9.4 है। एक चीज़ बता दूँ, या आप इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से भी वेरीफाई कर सकते हैं, ये 94 नहीं है, इट्स 9.4, 9.4 सही है। अब जो बेरिलियम को अगर मैं फर्स्ट काउंट करता हूँ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम है। मैं बोरॉन को फर्स्ट काउंट करता हूँ, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, बोरॉन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सेम है। कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टी सेम है। तो न्यूलैंड्स के लॉ के मुताबिक हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली एटॉमिक मासेस अप टू 64 या 66 तक हमारे पास ये क्लासिफिकेशन काफ़ी परफेक्ट बैठी। कुछ हमारे पास डिफरेंस आए जब नोबल गैसेस वगैरह, और फिर हमारे पास मैंडलीफ ने इसके ऊपर काम किया। देखो, ये मैंने बताया कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है, आप एटॉमिक मासेस की बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज करो, और आपका जो पहला एलिमेंट है उसकी हर 8वें एलिमेंट के साथ जो प्रॉपर्टी है सिमिलर होगी। अकॉर्डिंग टू हिम 8 एलिमेंट हैज़ अ 8th, हर 8वें एलिमेंट की है सिमिलर प्रॉपर्टी एज ऑफ देयर फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। यानी कि अगर आप इसकी प्रॉपर्टी, ये इसका 8वां है, ये अगर इसको मैं फर्स्ट कंसिडर करूँ तो इसका 8वां एलिमेंट आता है फॉस्फोरस, तो इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास सेम होगी एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या था, नाइट्रोजन था। ये काम हमारे पास था। फिर हमारे पास आ गया मैंडलीफ भैया। मैंडलीफ ने एक चीज़ हमारे पास डिस्कवर की, उन्होंने क्या, देखो न्यूलैंड ने हमारे पास जनरल चार्ट के फॉर्म में अरेंज किया, मैंडलीफ ने उस चार्ट्स के अंदर ग्रुप्स ऑफ पीरियड्स का कॉन्सेप्ट दिया। देखो, इन 1869 मैंडलीफ पब्लिश फर्स्ट वही बनाया था 8 वर्टिकल्स कॉलम। देखो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का, वर्टिकल्स हमारे पास अपसाइड डाउन होते हैं, ये होते हैं वर्टिकल जो नीचे की तरफ, और जो हॉरिजॉन्टल है ये लाइन है हॉरिजॉन्टल यूँ इस तरह लैंडस्केप में, वर्टिकल पोर्ट्रेट मोड में खड़े हुए, सही है। उन्होंने 8 वर्टिकल कॉलम बनाए, समझ लो 1 2 3 4 5 6
7 और 8, ये मैंने एक और बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास मैंडलीफ का काम था। और इन्होंने हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज बनाई जो पीरियड्स कहलाते हैं। ये पीरियड्स, ये ग्रुप्स हो गए और ये हमारे पास क्या हो गए, पीरियड्स हो गए। जो पीरियड्स थे ये अरेंज थे ये नंबर ऑफ शेल्स की बेसिस पे, किसका कौन सा शेल का नंबर है, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है। ये मॉडर्न के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि शेल की बेसिस पे। और इन्होंने हमारे पास अरेंज किया, सही है। इन्होंने 56 एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज किया वर्टिकल कॉलम में और ग्रुप पे। किस बेसिस पे किया, इन्होंने एटॉमिक मासेस की बेसिस पे किया। फिर हमारे पास उनकी एक स्टेटमेंट आई, इन्होंने एटॉमिक मासेस पे किया। फिर हमारे पास इनके पास सेम यही इनका काम है कि इन्होंने इस चीज़ को, पहले हमारे पास एटॉमिक मासेस की जो ट्रेंड को था इसको इन्होंने लिया और कंपेयर किया। फिर इन्होंने देखा यार ये एटॉमिक मासेस पे नहीं, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर के ऊपर ये काम कर रहे हैं। एटॉमिक मासेस, एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर के ऊपर काम कर रहे हैं। इस चीज़ को इन्होंने डिस्कस किया या उसके ऊपर वो रिसर्च किया आपने। तो इन्होंने इसके बाद ये चीज़ को देखा कि यार उन्होंने जब 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक मासेस की बेस पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो इन्होंने अपने एक लॉ प्रपोज किया और उन्होंने कहा कि जो द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इनके पास उन्होंने जब इसको एटॉमिक मासेस के ऊपर अरेंज किया तो इन्होंने देखा कि एक मखसूस इंटरवल के बाद, एक कांस्टेंट इंटरवल के बाद हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं, पीरियोडिकली रिपीट हो रही हैं, सही है। तो ये हमारे पास इनका काम था। उन्होंने देखा यार जब मैं एटॉमिक मासेस की बेसिस पर जब मैं एटम्स को अरेंज करता हूँ तो मेरे पास एक मखसूस इंटरवल के बाद ये प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। एक और काम इन्होंने क्या, इन्होंने मेंडलीफ ने एक आइडिया दिया कि यार हमारे पास कुछ एलिमेंट्स अभी तक अनडिस्कवर्ड है। तो उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में, जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा यार मुझे लगता है यहाँ एक और एलिमेंट डिस्कवर होगा। उन्होंने देखा यार पहले तो इतना गैप नहीं है, तो इन्होंने कुछ अपने पीरियोडिक टेबल में खाली जगहें छोड़ दी, जो बाद में हमारे पास जोसेफ मोस्ले ने इनके जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है उनको भी डिस्कवर किया। मेंडलीफ ने क्या कहा यार देखो हमारे पास जो अगर मैं एलिमेंट्स को अरेंज करता हूँ उसके वज़न के हिसाब से, एटॉमिक मासेस या उसके वज़न के हिसाब से, तो मैं देखता हूँ कि एक मखसूस इंटरवल के बाद, एक कुछ वक्त के बाद जब मैं बहुत सी चीज़ें अरेंज करता हूँ तो बहुत सी जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक बहुत से ब्लॉक्स हैं, मैंने सब अरेंज किए वज़न की बेसिस पे यार ये एटॉमिक मासेस पे। तो मैं ये देखता हूँ जो हमारे पास एक ब्लॉक ये है, इसके अंदर मिसाल के तौर पे कुछ हमारे पास लाइंस आ रही थी, तो हर कुछ इंटरवल के बाद ये मैं देखता हूँ यार ये लाइंस दूसरे में भी आती हैं। तो मैंने कहा यार ये एटॉमिक मासेस या एटॉमिक वेट्स के ऊपर जब मैं चीज़ों को अरेंज करता हूँ तो मेरे पास एक मखसूस इंटरवल के बाद ये प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। यही काम हमारे पास न्यूलैंड ने किया था कि उन्होंने कहा था हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट है। तो इसके अंदर हमें जो मेंडलीफ का काम हुआ, इन्होंने हर ग्रुप में, जो ये मैं नहीं बता रहा कि इन्होंने वर्टिकल, हमारे पास ये थे ग्रुप्स, इन्होंने जो ग्रुप बनाया इसमें कहा यार ये लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। इन्होंने एटॉमिक वेट के ऊपर जब अरेंज किया उन्होंने देखा यार इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, यहाँ तक ये बात खत्म हुई। लेकिन मेंडलीफ के अंदर भी कुछ इन्होंने खाली जगहें छोड़ दी जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं थे। वो बाद में हमारे पास मोस्टली साइंटिस्ट आया, उसने उन चीज़ों को डिस्कवर किया। हमारे पास अभी शायद जाके पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हुआ जिसके अंदर 116 या 118 एलिमेंट हैं, 118 या 116। तो पीरियोडिक टेबल की जो खाली जगह छोड़ी इसका कॉन्सेप्ट पर मेंडलीफ ने एक चीज़ इन्होंने कही है कि यार एटॉमिक वेट के ऊपर जब मैं चीज़ों को अरेंज करता हूँ ना तो उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, लेकिन पीरियोडिकली कुछ एक मखसूस वक्फे के बाद। ये बात होगी। फिर मॉडर्न एटॉमिक टेबल आया कि उन्होंने कहा यार हम ऐसा करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन के नंबर या एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम अरेंज करते हैं। तो जब हमने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया तो हमारी बात काफ़ी हद तक वो एटॉमिक वेट वाली ही रही।
फिर मोस्टली ने हमारे पास ये क्या बात कही, उन्होंने कहा कि द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक्स नंबर। उन्होंने कहा यार चलो आप एटॉमिक मासेस की जगह आप एटॉमिक नंबर के ऊपर अरेंज करो। तो जब ये हमारे पास एटॉमिक नंबर की बेसिस पे अरेंज हुआ तो हमारे पास कुछ हद तक जो इश्यू आ रहे थे कुछ एलिमेंट में, जब हम हायर एटॉमिक मास की तरफ जाते तो वो हमारे हल हो गए। फिर हमारे पास एक न्यू कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ये हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मोस्टली ने हमारे पास इसकी फाउंडेशन रखी थी। उन्होंने एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहता है, आपको अगर मैं याद हो आपने K-L-M-N शेल पढ़े थे। K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपके पास 2n² का फार्मूला था। n की वैल्यू इसके लिए क्या है 1, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके अंदर आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये आपने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया 2n² से, सही है। n की वैल्यू इसके लिए 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4। आपने ये बात पढ़ी कि जो K इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर एक सब शेल होता है S, L के अंदर क्या होता है SP, M के अंदर क्या होता है SPD, N के अंदर क्या होता है SB होता है, PB होता है, DB होता है, FB होता है। तो क्या सीन है, S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये आपको बहुत समरी आ जाएगी। S सब शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, P के अंदर आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, D के अंदर आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कैपेसिटी, और F के अंदर आते हैं अप टू 14 इलेक्ट्रॉन। तो मोस्टली साहब ने जब एटॉमिक नंबर के ऊपर अरेंज किया उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, तो हमारे पास एक टेबल अरेंज कर दिया। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वाला ये हो गया, सेकंड इलेक्ट्रॉन हो गया, थर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, फोर्थ इलेक्ट्रॉन हो गया, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन हो गया, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हम पर डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, सही है। तो हमारे पास इसके अंदर क्या 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 हुआ, इसी को रिफाइन किया गया। उन्होंने कहा यार एटॉमिक नंबर से बेहतर है क्यों ना हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बना दें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड करते हैं, प्लस उसके साथ हम क्या बताते हैं उसका सब शेल, कि कौन से सब शेल के अंदर है। तो उससे क्या हुआ, जो एटॉमिक नंबर ने हमारे पास उसकी अरेंजमेंट कर दी और सब शेल ने हमारे पास उसकी ग्रुप्स बना दिए। अगर कोई किसी का हमारे पास आखिरी इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक पे, उसको हमने कह दिया S ब्लॉक एलिमेंट। जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन P ब्लॉक में, उसको मैंने क्या कह दिया P ब्लॉक एलिमेंट। जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन D ब्लॉक में, उसको मैंने कह दिया D ब्लॉक एलिमेंट। जिसका आखिरी एलिमेंट F ब्लॉक में, मैंने उसको F ब्लॉक एलिमेंट कह दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर वो वीडियो अवेलेबल है, आप डायरेक्ट उसको चेक कर सकते हो कि एटॉमिक नंबर को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके अंदर क्या हुआ था 1s2 2s2 2p2। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो P में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, P के अंदर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये P जो होता है ब्लॉक बता रहा है, P ब्लॉक। 2 इलेक्ट्रॉन से हम ग्रुप भी निकाल सकते हैं, इसका ग्रुप 4A है। ये हमारे पास ये डिटेल में हम पीरियोडिक टेबल में हम ये डिस्कस करेंगे ग्रुप कैसे निकालें। ग्रुप कैसे निकालते हैं, जो शेल है जैसे S का प्लस करो और इसका प्लस करो, 2 + 2 4, तो ग्रुप 4 में ब्लॉक करता है। अगर कोई एलिमेंट जिसका एंडिंग S पे होती है या P पे एंडिंग होती है तो वो A पे, ग्रुप A मतलब 4A से बिलोंग करता है। अगर किसी एलिमेंट की एंडिंग D पे होती है तो वो B पे। अगर D1 है 1B, ग्रुप 1B, D2 है ग्रुप 2B। इस तरीके से हम ग्रुप निकालते हैं। ये बहुत ज़्यादा हमारे पास एक डिटेल टॉपिक है पीरियोडिक टेबल पर, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर हमारे पास जब ये हमने कॉलम और इसमें अरेंज किया तो हमारे पास डिफरेंट, ये हमारे पास इस तरीके से ये बन गए, ये हमारे पास बन गए ग्रुप्स, और ये हमारे पास जो रॉज बन गई ये हमारे पास बन गए पीरियड्स। अब हम इसको देखते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। पीरियड्स के नंबर आप निकाल सकते हैं, सही है, शेल्स के बेसिस पे, और वैसे भी आप निकाल सकते हैं। मैं इसको लेके चलता हूँ, मैं और पीरियोडिक टेबल को, ये इसको समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये चीज़ की, सही है। इसको हम डिटेल से समझते हैं पीरियोडिक टेबल को। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर है 1। देखो
अभी आप ये चीज़ों को मिक्स नहीं करो कि यार आपको समझ कैसे आएगा। ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8, ये है 9 और वो उसके बाद आएगा 10। सही है। आप शुरू के 30 एलिमेंट को पकड़ लो। 9 क्लास के लिए 30 एलिमेंट बहुत हैं। 1 जो है इसका मतलब है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, फर्स्ट शेल के S1 में, 1s1। जो 2 है इसके पास मतलब कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है जो किस में आएगा, 1s2 में। जो 3 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखता हूँ 1s2 2s1। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S ब्लॉक में आएगा, S1 में, इसका आएगा S2 में। तो जितनी भी, एक चीज़ समझो, जितने भी एलिमेंट जो ग्रुप 1A और 2A हैं में, तो 1A वाले की एंडिंग हमेशा S1 पे होगी और 2A वाले की हमेशा एंडिंग S2 में होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लेक्चर लाजमी देखो, अगर आपको रिवीजन नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। एटॉमिक नंबर जब हम 4 को अरेंज करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है तो मैं इसकी बनाऊंगा 2s2 1s2 2s2। सही है। तो जिनके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास 1s1 या s1 या s2 के ऊपर एंड करते हैं, वो बिलोंग करते हैं s ब्लॉक के। ये मेरे पास बन गया s ब्लॉक। p ब्लॉक क्या है, हीलियम मेरे पास एक एक्सेप्शन है। हीलियम मेरे पास क्या एक्सेप्शन, वो इस रूल को फॉलो नहीं करती, उसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। किसको, हीलियम को। कोई इशू तो नहीं है, हीलियम को आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अगर मैं बात करता हूँ बोरॉन की, इसका एटॉमिक नंबर है 5, 1s2 2s2 2p1। अगर जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन p1 p2 p3 p4 p5 और p6 के ऊपर एंड कर रहा है, हीलियम को भूल जाओ, नियॉन समझो, तो ये ग्रुप 3 से बिलोंग करता है, ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, ग्रुप 5 से बिलोंग करता है, ग्रुप 6 से बिलोंग करता है, ग्रुप 7 से बिलोंग करता है और ग्रुप 8 से। ये कांस्टेंट है। S और P वालों के साथ हमेशा याद रख लो A लगेगा, तो 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8। ग्रुप्स आप कैसे निकालोगे, ग्रुप निकालने का फॉर्मूला, अगर मेरे पास 1s2 2s2 2p3, देखो जब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन S या P पे आए तो ये A पे बिलोंग करते हैं। ग्रुप कैसे निकलेगा, ग्रुप के लिए आप जो सेम नंबर है, जैसे टू नंबर हैं वाले ना, 1 वाले को निगलेक्ट करो, जो सेम शेल वाले, तो ये आपको ग्रुप बताएगा। इसके ऊपर जो S और P का जो सम है वो आपको ग्रुप बताएगा। 2 + 3 ग्रुप 5A। पीरियड कौन सा है, यानी कि शेल कौन सा है, शेल हमारे पास है 2, तो पीरियड बिलोंग करेगा सेकंड पीरियड से। इस तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं, ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो ये एलिमेंट जब हम देखेंगे, अगर मेरे पास कोई फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है ऑक्सीजन 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा 1s2 2s2 2p4 4 2 6 2 8। मैक्सिमम जो नंबर है डिजिट वो मेरे पास बताएगा पीरियड। पीरियड या वो पीरियड जो मुझे बताएगा वो है कि मतलब ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। ये ब्लॉक कौन सा है, जो ब्लॉक पे एंड हुआ, ये P ब्लॉक का एलिमेंट है। इसका ग्रुप क्या है, 1 वाले को निगलेक्ट करो, जो सेम नंबर वाले हैं 2 और 2 वाले का बताओ S2 2 और इसमें क्या है P4 + 4 6, तो ये 6 ग्रुप से बिलोंग करता है, 6A से, क्योंकि S और P में एंड हो तो A, तो ये एलिमेंट 6A से बिलोंग करता है। ब्लॉक P ब्लॉक है और सेकंड पीरियड हम देखते हैं। ऑक्सीजन 6A से बिलोंग करता है, सेकंड पीरियड है, और ये हमारे पास ये P ब्लॉक पे आता है। हम इस तरीके से हम पीरियोडिक टेबल को हम पढ़ते हैं। अब मेरे पास अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास अगर मैं बात करता हूं, जो मेरे पास जो फर्स्ट पीरियड है, मैं बात करूं, अगर मैं पीरियड्स के बारे में समझाऊं, उसको मैं रेस कर दिया, यस, तो ये हो गया मेरे पास, क्लियर हो गया, सही है, ये हो गया क्लियर, सही। मैं बात कर रहा हूँ पीरियड्स की।
अगर मैं फर्स्ट पीरियड की बात, जो ये मेरे पास इस तरीके से ये है मेरे पास पीरियड्स जो हॉरिजॉन्टल है। मेरे पास एक पीरियड है फर्स्ट, एक पीरियड है सेकंड, एक पीरियड है थर्ड, एक पीरियड है फोर्थ, एक पीरियड है फिफ्थ। मेरे पास जो फर्स्ट पीरियड है सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, 1 2। सेकंड पीरियड में मेरे पास कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है। थर्ड पीरियड में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है। फोर्थ पीरियड हमारे पास लार्जेस्ट पीरियड कहलाता है, फोर्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड में भी हमारे पास ये इतने एलिमेंट है, 18। अच्छा, सिक्स्थ पीरियड को हम लार्जेस्ट क्यों कहते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड वो लार्ज है एज कम्पेयर टू सर्फ। जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड है वो सिक्स्थ है। क्यों सिक्स, देखो आपका 55 56 56 के बाद हमारे पास यहाँ पे जाता है 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 71 71 के बाद फिर ये स्टार्ट होते हैं। तो ये सीन क्या है, असल में ये जो है ये हमारे पास पी ब्लॉक वाले जिनकी P1 से लेकर P6 तक की कॉन्फ़िगरेशन है। ये S1 से लेकर S2 तक की है, इसकी D1 से लेकर D10 तक की कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर F सीरीज़ भी है। तो जो अगर सवाल आता है MCQs में कि लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है, तो वो पीरियड नंबर 6 है, क्योंकि 6 के अंदर हमारे पास लेंथेनाइट सीरीज़ भी आ जाती हैं, इसलिए ये हमारे पास लॉन्गेस्ट पीरियड है। सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड हमारे पास 6 है और ये स्टार्ट होता है सीशियम से लेकर और ये रैंडॉन पे जाके ख़त्म होता है। सेम इसी तरह मेरे पास जो 7th पीरियड है वो भी लॉन्गेस्ट है। ये हमारे पास एक और चीज़ है, ये हमारे पास जो चीज़ें हमारे पास ये हैं ये हमारे पास बिलोंग करती हैं एस ब्लॉक, ये बिलोंग करती हैं पी ब्लॉक पे। पी ब्लॉक पे क्यों एंड करती है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन P1 से P6 के ऊपर आता है। ये एस ब्लॉक पे इसलिए इसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन S1 से S2 पे आता है। ये डी ब्लॉक इसलिए है, इसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन D1 से लेके D10 पे आता है। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे वो आपने लिखना सीखिए। और ये F ब्लॉक पे इसलिए कि इसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन F1 से F14 पे आता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल होता है। एक और चीज़ अगर मैं बात करूँ इसी की पीरियोडिक टेबल के अंदर, सही है, पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ा, फर्स्ट पीरियड का पढ़ा। फर्स्ट पीरियड में बस शॉर्टेस्ट में सिर्फ 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम, ये मैंने डिस्कस किया। सेकंड पीरियड के अंदर हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर हमारे पास जो देखो फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास सिर्फ के शेल यूज़ होगा। के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड पीरियड के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो हमारे पास जो शेल यूज़ होगा वो L होगा। थर्ड के अंदर हमारे पास 8 से ज़्यादा है, 8 और 8 16, तो 18 हो जाएंगे, तो हमारे पास M शेल यूज़ होगा। फोर्थ और फिफ्थ हमारे पास लॉन्ग पीरियड है, लॉन्गेस्ट नहीं है, इसमें हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, अगर 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ गए K में, L में आ गए 8, M में आ गए 18 और 18 के बाद हमारे पास किस में आएंगे, N में। तो इस तरीके से हमारे पास जो ईच पीरियड कंटेन 18 एलिमेंट। इन दिस पीरियड M and N shell are filled by the electron. Fourth period start from potassium and end with krypton. फिफ्थ पीरियड स्टार्ट फ्रॉम रुबिडियम एंड विद ज़ेनॉन। देखो किसी भी पीरियड का आपको फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट याद हो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आमतौर पे पूछा जाता है। सिक्स पीरियड का लॉन्गेस्ट पीरियड है। 7th पीरियड हमारे पास पहले इनकम्प्लीट था, लेकिन अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो गया। आपसे कोई पूछता है यार लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है और उसमें कितने एलिमेंट है। लॉन्गेस्ट पीरियड में हमारे पास 32 एलिमेंट आते हैं। याद रखो, कैसे पता चलेगा, S-P-D-F। हमारे पास जो लॉन्गेस्ट पीरियड होगा उसमें हमारे पास क्या होगा, S सब शेल भी होगा, P भी होगा और F भी होगा। S के अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, P के अंदर आते हैं 6, D के अंदर आते हैं 10 और F के अंदर 14। 14 + 10 24, 24 और 6 30 और ये 32, इसलिए हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन है। फोर्थ और फिफ्थ के अंदर हमारे पास कौन सा सब शेल होता है, SPD। सेकंड और थर्ड में कौन सा होता है, SP। S के अंदर आते हैं 2 और P के अंदर आते हैं 6, तो इसलिए इसके अंदर आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। याद करने की ज़रूरत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो आपको ये सब चीज़ें याद रहेंगी, इसलिए मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यह आपके पास है पीरियोडिक टेबल। ग्रुप्स कैसे होते हैं, ग्रुप्स हमारे पास होते हैं ये वर्टिकल्स। मैं इसी चीज़ को मैं लेके चलता हूँ, ग्रुप्स में देखता हूँ। जो ये मेरे पास है ये ग्रुप्स हैं। अब ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास ग्रुप्स की अगर मैं स्टडी करता हूँ पीरियोडिक टेबल में, तो ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज हमारे पास सेम होती है। ग्रुप 1 में जितने भी
एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी सेम है। क्यों? रीज़न पूछी जा सकती है। मैं बात करता हूँ, मैं ग्रुप 1A को लेके चलता हूँ। मेरे पास समझ लो मैंने ले लिया लिथियम सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 3, इसका है 11। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ 1s2 2s1, इसकी लिखता हूँ 1s2 2s2 2 पे 6 3s1। इसके जो s सब शेल है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसका जो s सब शेल है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे को ये बात समझ आई यार, जिसके भी मेरे पास मिसाल के तौर पे ग्रुप 1A की मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो s सब शेल है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है उसके आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो जितने भी एलिमेंट हैं जिनके मिसाल के तौर पे एक एलिमेंट x है, या मैं लेते हैं लिथियम, उसके पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और उसके लास्ट शेल में कौन सा आ गया? 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। सेम यही केस मेरे पास किसका हो जाएगा? सोडियम। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और तीसरे के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मैंने क्यों कहा कि इसकी प्रॉपर्टी सेम है? अगर किसी एटम के आखिरी शेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है तो ये जो बॉन्डिंग करेगा वो सेम टाइप की करेगा। ये दोनों कौन सी बॉन्डिंग करेंगे? ये दोनों कोशिश करेंगे कि अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे दें, जिसको हम कहते हैं कैटाइंस बना देगा। लिथियम प्लस बन जाएगा, सोडियम प्लस बन जाएगा। इसलिए हम कहते हैं डाउन द ग्रुप, जब कभी भी हम ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं हमारे पास प्रॉपर्टी सेम रहती हैं। डाउन द ग्रुप हमारे पास प्रॉपर्टी सेम रहती हैं, ग्रुप के अंदर हमारे पास एटम्स की प्रॉपर्टी सेम रहती हैं। एक और चीज़ है, लेकिन जब कभी भी हम ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास जो एटम का साइज़ है, मिसाल के तौर पे इसके बाद 2 शेल थे तो एटम का साइज़ बढ़ रहा है। ग्रुप के अंदर याद रख लो, जब कभी भी अगर मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, मेरे पास प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। प्लस और क्या चीज़ होती है, मेरे पास जो एटम का साइज़ है जब मैं ग्रुप में नीचे की तरफ आता हूँ तो वो बढ़ता है, वो इंक्रीज़ होता है। क्यों? उसमें नंबर ऑफ़ शेल बढ़ते हैं। जैसे ये लिथियम के केस में मेरे पास 2 शेल थे, लिथियम का मैं सोडियम में गया मेरे पास 3 शेल हो गए, पोटेशियम में गया तो ये मेरे पास 4 शेल हो गए। तो मेरे पास साइज़, एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, ये चीज़ है। एनर्जी का भी हम एक रिलेशन पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास होते हैं पीरियोडिक ट्रेंड। हमने जो ग्रुप में क्लासीफाई किया किसी भी चीज़ को, तो मुझे ऐसा फ़ायदा क्या मिला क्लासिफिकेशन का? मुझे क्लासिफिकेशन का क्या फ़ायदा मिला? जब मैंने उसको ग्रुप में किसी भी चीज़ को मैं क्लासीफाई करूँगा तो मैं अगर लिथियम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लूँगा तो मैं सोडियम पोटेशियम की प्रॉपर्टीज़ को प्रेडिक्ट कर सकूँगा। यार जो लिथियम की प्रॉपर्टी अगर ऐसा रिएक्शन करता है तो सोडियम और पोटेशियम भी ऐसा रिएक्शन करते हैं। तो ये हमारे पास ग्रुप के अंदर एक फ़ायदा होता है। यार ग्रुप में हमारे पास प्रॉपर्टीज़ सेम है, मैं किसी एक एलिमेंट के अगर मैं प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेता हूँ तो मुझसे उसका आइडिया मिलता है कि यार इसके नीचे वालों की प्रॉपर्टीज़ कैसे होगी, या इस ग्रुप के दूसरे मेंबर की प्रॉपर्टीज़ कैसे होंगे। मिसाल के तौर पे आपने क्लास 1 की एग्जाम्पल, क्लास 1 के बच्चे को मैथ का ये प्रॉब्लम आता है तो मैं ये आइडिया लगा सकता हूँ कि क्लास 1 के तमाम बच्चों के अंदर कौन कौन से मैथ के सोल्यूशन वो कर सकते हैं, किस लेवल का उनके पास मैथ है। तो ये मेरे पास ये ग्रुप की अरेंजमेंट का फ़ायदा होता है। अब मैं वो डिफरेंट ट्रेंड्स को देखूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं ये कंपेयर करूंगा कि हमें पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं। फिर हम कोर्स की तरफ भी हम फिर आएंगे। फ़िलहाल इसके अंदर हम ये वो रखते हैं अभी तक।